Our topic is concepts of acids and bases. कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. एसिड और बेस के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किन चीजों को हम एसिड बोलते हैं, किन चीजों को बेस बोलते हैं. देखो बेटा, देयर आर ऑल अबाउट almost 10 concepts to explain acid and bases, and that concepts are: number one, we have classical concept of acid and base. Classical concept of acid and base. Then we have Arrhenius complex of acid and base. Arrhenius concept of acid and base. Then we had Bronsted and Lowry concept. Bronsted and Lowry concept of acid and base. ठीक. Afterward we have Lewis concept of acid and base. Lewis concept of acid and base. Then we have Ingold concept of acid and base. ठीक. Then we had Usanovich concept of acid and bases. Then we have Lux flood concept of acid and bases. Then we have Pearson concept of acid and bases. ठीक. Then we have solute solvent concept of acid and bases. Then we have Stevenson's concept of acid and bases. So almost around 10 concepts are there. लेकिन बेटा डरे नहीं, आपको ये 10 के 10 नहीं पढ़ने हैं. ठीक. आपको सिर्फ पहले 5 ही पढ़ने हैं, अगले 5 आपके काम के अभी नहीं है. ठीक. तो पहले 5 तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे. ये जो पहले 5 हैं, क्लासिकल कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट एंड इनगोल्ड कंसेप्ट, ये 5 कंसेप्ट आपको मैं क्लास में करवाऊंगा बेटा. ठीक. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद दैट ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. See, when you talk about classical concept of acid and base, बड़ा क्लासिकल कंसेप्ट, जब हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं थी शुरुआत में, एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ केमिस्ट्री, वी टेक दिस कंसेप्ट. ठीक. ये कंसेप्ट क्या कहता है कि एक चीज होती है एसिड्स और दूसरे होते हैं बेस. सी, जब हम एसिड की बात करते हैं, एसिड एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया. एसिडस का मतलब क्या होता है बेटा? एसिडस का मतलब होता है सौर. तो हम ये कह सकते हैं एसिड्स आर सौर. एसिड्स आर सौर. एसिड सौर होते, खट्टे होते हैं. दुनिया में कोई भी चीज तुमने खट्टी खाई मतलब एसिड खाया. ठीक. आपने इमली खाई, टार्टरिक एसिड. ठीक. आपने नींबू खाया, सिट्रिक एसिड. ठीक है बेटा. सो कोई भी खट्टी चीज लेते हो उसमें कोई ना कोई एसिड होता है. तो एसिड्स आर सॉर. वेयरएज बेसिस जो होते हैं, बेसिस आर बिटर. बेसिस आर बिटर. बेसिस कड़वे होते हैं बच्चे. ठीक है जी. दूसरी बात ये थी कि एसिड जो होते हैं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक. रादर दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. दे टर्न blue litmus to red. ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देता है. ऑन द अदर हैंड बेसिस जो होते हैं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस टू ब्लू. ये रेड से ब्लू कर देता है. कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को ना, कि कौन ब्लू से रेड, कौन रेड से ब्लू, कंफ्यूजन हो जाती है. तो एक सिंपल बात याद रखना, अगर तुम्हारे पे एसिड पड़ा तो तुम्हारा रंग कैसा हो जाएगा? विल यू बी ब्लू?
या चीखे मार मार के रेड हो जाओगे? ऑब्वियसली रेड हो जाओगे। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो बेस मेक्स लिटमस ब्लू। ठीक, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो हमारे पास एसिड जो होते हैं वो रेड करते हैं, और बेस जो होते हैं वो ब्लू करते हैं रेड लिटमस को। क्लियर? बेस जो होते हैं इनका सोपी टच होता है, दे हैव सोपी टच। ठीक, क्लियर? दोनों के दोनों चीजें कंडक्टिंग होती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ठीक, फिर एसिड जो होते हैं वो मेटल से हाइड्रोजन निकालते हैं। बेटा बेस भी मेटल से हाइड्रोजन ही निकालते हैं, बेस भी मेटल से हाइड्रोजन ही निकालते हैं। लेकिन वो तो चलो दोनों का कॉमन है कि दोनों कंडक्टिंग है, दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन प्यारे बच्चों जो डिफरेंस है वो ये तीन डिफरेंस है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ये एक प्रैक्टिकलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुम्हें कोई एसिड दे दूं, बोलूं टेस्ट करो, टेस्ट करोगे? हैं, H2SO4 को टेस्ट करोगे? जिंदगी भर कोई और चीज टेस्ट करने लायक नहीं रहोगे ना। तो इट इज वेरी सिंपल कि हम इनको टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब मान लो यहां पे मैंने HCl लिख दिया, अब क्या इसको चाट के देखोगे खट्टा है कि नहीं है? या फिर इसका लिटमस टच करके देखोगे? यानी इट इज नॉट थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकलिटी से कर सकते, तब तो हर जगह हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा भाई, लिटमस डाल के देखना पड़ेगा, है ना? पेपर में क्वेश्चन आया H2SO4, बोलो पहले सोल्यूशन दो। ठीक, तो ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट था। तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट का इतना हमारे पास अप्रोच थ्योरेटिकली नहीं था, हमें एक ऐसा कंसेप्ट चाहिए था जो थ्योरेटिकली पॉसिबल हो। ठीक, तो इसकी लिमिटेशन ये थी कि प्रैक्टिकलिटी जो है ये नहीं बताता था। ठीक, इसलिए हमें कुछ नए कंसेप्ट की जरूरत थी, मतलब ये प्रैक्टिकलिटी बताता था लेकिन थ्योरेटिकल हमें नहीं बताता था। तो हमें एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट की भी जरूरत थी जिससे हम देख के बता सके ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए सबसे पहला अटेम्प्ट जो हमारे पास आया वो आया बेटा आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस कहता है एसिड जो होता है, एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं which gives H पॉजिटिव इन वाटर, जिसको वाटर में डालने से H पॉजिटिव मिल जाता हो। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। जैसे बेटे देखो HCl जो है, अब HCl को तुमने वाटर में डाला तो HCl जो होगा वो H पॉजिटिव दे देगा। ठीक, जस्ट फॉर अ सेकेंड, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, H पॉजिटिव को आपने वाटर में डाला तो ये H पॉजिटिव दे देगा और Cl नेगेटिव दे देगा। तो HCl gives H पॉजिटिव इन वाटर। देखो बेटे H पॉजिटिव की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्यों? देखो बेटा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, वो निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ न्यूक्लियस, यानी इसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो होगा क्या, ये जो वाटर है ये इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे पास H3O पॉजिटिव लिख दिया जाएगा। तो बेसिकली H पॉजिटिव को, यानी ये जो हमारे पास होता है इसको डिस्क्रिप्ट हम ऐसे करते हैं H3O पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया जा सकता है कि HCl प्लस वाटर गिविंग अस H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक, सो HCl इज गिविंग H पॉजिटिव इन वाटर, और वो भी अपना H पॉजिटिव देगा, किसी और का नहीं। वाटर का H पॉजिटिव नहीं, अपना H पॉजिटिव देगा। तो सब्सटेंस विच गिव्स इट्स H पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं सब्सटेंस विच गिव्स इट्स H पॉजिटिव इन वाटर इज एसिड। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया? ठीक, हालांकि मैंने कहा कि H पॉजिटिव यानी इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा क्या, प्रोटॉन। इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन आपको एक बात जरूर बता देना चाहूंगा कि आज की डेट में H पॉजिटिव को हम
H9O41 पॉजिटिव से डिस्क्रिप्ट करते हैं। हम ये मान के चलते कि 4 वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक, 4 वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और फिर वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके H9O41 पॉजिटिव बना देते हैं। हालांकि अगर 3 वाटर जुड़े होंगे तो इसको H7O31 पॉजिटिव भी लिखा हो सकता था, H5O21 पॉजिटिव भी लिखा जा सकता था, H3O पॉजिटिव भी लिखा जा सकता था, लेकिन आज की मॉडर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटॉन इज लाइक दिस। दो हमारी बुक्स में इनवेरिएबली H पॉजिटिव को ऐसे लिखा जाता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, मतलब H पॉजिटिव, है ना। तो एसिड्स वो सब्सटेंस है विच गिव्स H पॉजिटिव इन वाटर, जो वाटर में H पॉजिटिव देते हैं, जैसे HCl हो गया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2SO4 हो सकता है, HF हो सकता है, HNO3 हो सकता है। यानी एक बात क्लियर है कि जितने भी आर्हीनियस एसिड है वो प्रोटिक एसिड्स हैं, वो प्रोटॉन देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। क्लियर? सो दे आर प्रोटिक एसिड्स, ऑल प्रोटिक एसिड्स। ये एसिड होते जो भी प्रोटॉन देते, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन देंगे, यानी H पॉजिटिव देंगे। प्रोटॉन की डिस्क्रिप्शन H पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास बेस होगा, अकॉर्डिंग टू दिस बेस which gives its OH नेगेटिव इन वाटर, जो वाटर में अपना OH नेगेटिव देते हैं उनको बेस बोला जाता है, which gives OH नेगेटिव इन वाटर। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास NaOH है, so NaOH will break up into Na1 positive and OH1 negative in the presence of water। तो वाटर में OH नेगेटिव दे देंगे तो ऐसे करके बेस होंगे। ठीक, यानी वाटर में जो H पॉजिटिव देते आर्हीनियस एसिड होते हैं, वाटर में जो OH नेगेटिव देते आर्हीनियस बेस होते हैं, जैसे कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स लाइक KOH, लाइक CaOH का होल ट्वाइस, लाइक एनीथिंग NaOH, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, या फिर और NH4OH। ठीक है जी, जो भी OH देता है, जो भी OH देता है वो क्या हो जाता है, वो बेटे बेस की तरह एक्ट करता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, अब इसके हिसाब से अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं, इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं, न्यूट्रलाइजेशन, तो इसके हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो हमें पता है कि H पॉजिटिव मिलेगा फ्रॉम एसिड, किससे? एसिड से, और OH नेगेटिव मिलेगा फ्रॉम बेस से, और ये मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। इसमें एसिड और बेस के मिलने से वाटर बनता है, यानी इसके अकॉर्डिंगली एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। बचपन से जो कंसेप्ट न्यूट्रलाइजेशन का पढ़ते आ रहे हो, क्या वो यही कंसेप्ट है बेटा कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर? ये सिर्फ आर्हीनियस कंसेप्ट के हिसाब से करेक्ट है, क्योंकि एसिड से H पॉजिटिव मिलता है, बेस से OH नेगेटिव मिलता है, दोनों आपस में जुड़ के वाटर बनाते हैं, और जो बाकी 2 रेडिकल्स बचेंगे, बेस से अगर H पॉजिटिव निकला एक रेडिकल बचा, जैसे एसिड से H पॉजिटिव निकला एक रेडिकल बचा Cl नेगेटिव, बेस से OH निकला दूसरा रेडिकल बचा NaOH, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ के क्या बनाएंगे? क्या बना देंगे? NaCl, यानी सॉल्ट बन जाएगा। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, ये आर्हीनियस न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक, तो बेटा आर्हीनियस कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बता सकते हो कौन हमारे पास आर्हीनियस एसिड है? ऑब्वियसली जिसके पास भी H होगा। और आर्हीनियस बेस है जिसके पास OH नेगेटिव होगा और वाटर में वो देते होंगे। नाउ दिस
पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सफर्स अ लॉट ऑफ डिफॉल्ट्स, ठीक, इसकी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स है। तो चलिए लिमिटेशन देखते हैं इसकी। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशन की बात करें, सबसे पहली बात तो है इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। हम यहां वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर के बिना की बात तो कर ही नहीं। बोले एसिड जो H पॉजिटिव वाटर में देगा, बेस जो OH नेगेटिव वाटर में देगा, अगर वाटर ना हुआ तो ठीक। तो सबसे पहली बात है ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशंस, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर एप्लीकेबल है, यानी हैव अ वेरी लिटिल स्कोप। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड स्कोप, हैव अ वेरी लिमिटेड स्कोप, वेरी लिमिटेड स्कोप। तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप है हमारे पास इसका। ये सिर्फ वाटर के अंदर देखा जा सकता है और कहीं तो देखा ही नहीं जा सकता है। आपको पता आजकल पानी की वैसी कमी चल रही है ना, ठीक, धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हम बता पाएंगे एसिड या बेस क्या है? बोलो सर तब तो हम भी खत्म हो जाएंगे। बट एनी हाउ, ये पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, देयर आर मेनी एसिड्स व्हिच डू नॉट गिव H पॉजिटिव, उनका एसिडिक नेचर बताया नहीं जा सकता। जैसे एसिडिक नेचर of many acids which cannot give H positive could not be explained on this concept, like for example जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड बट इट कैन नॉट गिव H पॉजिटिव, H है ही नहीं, कहां से लाएगा H? ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एसिड, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दे वर्क एज एसिड्स, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यू कैन से एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें H है ही नहीं, तो H देगा कहां से? समझे मेरी बात? इसी तरह से हम अगली बात बोल सकते हैं कि यहां पे देयर आर मेनी ions which behave as acids. There are many ions which behave as acids like Cl1 positive, F1 positive, etc. अब प्यारे बच्चों, इसके पास तो H है ही नहीं, देगा क्या? चुनचुने, ठीक। तो ये इनका एसिडिक कैरेक्टर कौन एक्सप्लेन करेगा भाई? ठीक, इसी तरह से there are many bases which do not give OH negative but still they are base. Many bases which cannot give OH negative cannot be explained. For example, मेटल ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे बेटे MgO,
behave as a base. CaO behave as a base. मेटल के ऑक्साइड बहुत सारे बेस की तरह बिहेव करते हैं, सारे नहीं बहुत सारे, ठीक बेस की तरह बिहेव करते, कैन नॉट बी एक्सप्लेन. मोरओवर many other species like ammonia. Ammonia is a well known base, isn't it? Would it be explained on this particular concept as इसमें तो OH है ही नहीं, और वाटर का OH नहीं देना है, किसका देना है? अपना OH देना है. अपना OH होगा तब तो क्या ये बेस नहीं है अमोनिया? इसी तरह से फॉस्फीन, क्या ये बेस नहीं है? कई अनायंस होते हैं जैसे कटायन एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं. There are many anions which behave like acids, like Cl negative anions. It behave like a base. अब इससे OH कहां आएगा भाई? समझ में आई? तो इनका बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. क्लियर? इसी तरह से it cannot explain the neutralization process like this. It could not explain neutralization process, neutralization like ammonia plus HCl giving us NH4Cl. अब इसमें HCl तो H दे रहा है पर बिना वाटर के, ठीक, और अमोनिया H ले रहा है यहां पर, और यहां वाटर तो बना ही नहीं. जबकि आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से जब कभी भी एसिड बेस रिएक्ट करे तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनना चाहिए. यहां तो सॉल्ट बना, वाटर तो बना ही नहीं. अभी क्या होगा, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? ठीक. और सबसे बड़ी लिमिटेशन, चलो इसको मान भी लें, सबसे बड़ी लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. अरे एसिड और बेस तो बता रहा है, पर कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है बताया इसने? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है इसके पास कि भाई ये स्ट्रॉन्ग या वीक को बता दे? इसके लिए जैसा H2SO4 वैसा HCl, वैसे HNO3, वैसा एसिटिक एसिड. यानी इट कुड नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्ट्रेंथ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन relative strength of acid and bases, acids and bases. तो एसिड और बेसिस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है बेटा, ठीक, एसिड और बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ठीक, वो ये एक्सप्लेन नहीं करता. यहां एक बिटिया साक्षी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कहती हैं सर Cl जो होता है वो नेगेटिव, F नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता सर. बेटे वो जरूरी नहीं है बेटा, बेटे F पॉजिटिव भी हो सकता है, Cl पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चे, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग इसने इलेक्ट्रॉन दिए के लिए. दुनिया में हर आदमी का बाप है बेटा, ठीक. तो जैसे अगर Cl से ज्यादा कोई लेने वाला होता है तो Cl को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है. जैसे Cl और F का अगर बॉन्ड होगा, Cl और F का अगर बॉन्ड होगा तो Cl पॉजिटिव होगा बेटे. समझ में आई? कई बार F पॉजिटिव भी बन जाता है, तो इट इज नॉट नेसेसरली कि हम हमेशा Cl को नेगेटिव सोचे और F को हमेशा नेगेटिव सोचे, ऐसा जरूरी नहीं होता बेटे. क्लियर? बट दिस कंसेप्ट सफर्स अ लॉट ऑफ डिफेक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस, इसलिए वी नीडेड सम मोर कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन अदर कॉन्सेप्ट्स. सो इसके लिए हमने एक और कॉन्सेप्ट चुना, ठीक, जिसको हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज ब्रॉन्स्टेड and Lorry concept of acid and base. Bronsted and Lorry concept, one of the very important concept it is actually. बेटे according to Bronsted concept, acid वो substance होगा which donates proton, which donates proton, जो प्रोटॉन देता हो. और बेटा प्रोटॉन की डिस्क्रिप्शन हम जनरली H पॉजिटिव ही तो लिखेंगे, है ना?
यानी जो प्रोटॉन देता हो, चाहे वो वाटर में चाहे वाटर के बगैर, चाहे वो वाटर में चाहे वाटर के बगैर, जो भी प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है। तो इससे एक बात यहां पर क्लियर करके चलते हैं जो आगे हमें प्रॉब्लम ना दे। बेटे आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली भी एसिड क्या देता था? H पॉजिटिव, ठीक। और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली भी क्या दे रहा है? H पॉजिटिव। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स? क्यों लिख सकते हो ऐसा कि नहीं? जितने भी आर्हेनियस एसिड है, आर्हेनियस एसिड H पॉजिटिव देते हैं वाटर में, तो ब्रॉन्स्टेड भी तो H पॉजिटिव, प्रोटॉन H पॉजिटिव ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। बट जो चीज पानी के बिना H पॉजिटिव देती हो, एक्वस सॉल्यूशन के अलावा किसी और सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देती हो, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड तो है, बट क्या वो आर्हेनियस एसिड होगा? तो इससे रिवर्स स्टेटमेंट करेक्ट होगी क्या? नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं ऑल आर्हेनियस एसिड आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स may not be arrhenius acids। मतलब समझ लो इस बात का, किसी ने भी अगर H पॉजिटिव दिया, चाहे वो वाटर में दिया चाहे वाटर से बाहर दिया, तो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड तो है ही है। तो आर्हेनियस एसिड ने H पॉजिटिव दिया था, वाटर में दिया था, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड तो है ही है। पर बेटे जिसने वाटर के बगैर H पॉजिटिव दिया, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड तो है, पर वो आर्हेनियस एसिड नहीं है। आर्हेनियस कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब आर्हेनियस एसिड तो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, बट सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड आर्हेनियस एसिड नहीं होते हैं। बोलो क्लियर? पहली बात क्लियर हो गई। अगली बात, अकॉर्डिंग टू इट, अगर हम बेस की बात करें, बोलता है बेस जो होगा, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक, बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे इसका तो हम एग्जांपल बड़ी इजीली दे सकते थे। हम इसका एग्जांपल देते हैं, HCl है, HCl will give us H positive and Cl negative, so it is giving us H positive। तो ऑब्वियसली यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, जितने भी प्रोटिक एसिड्स होंगे, प्रोटिक यानी H पॉजिटिव देने वाले, ठीक, वो सारे एसिड्स होंगे। जैसे कि एसिड का एग्जांपल हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक, CH3COOH हो गया, HCN हो गया, HF हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी H पॉजिटिव दे सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड होंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। हाँ जी बेटे, हाँ जी, प्रोटॉन का डिस्क्रिप्शन H पॉजिटिव तो है। प्रोटॉन हम लिखते कैसे हैं, H पॉजिटिव। सो बेस जो होंगे, बेस H पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है और H पॉजिटिव हमारा भूखा नंगा है ना भाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी कोई छीन के ले गया तो भूखा नंगा रह गया ना। तो भूखा नंगा इसके पास आया, भैया कुछ दे दो। बोला मेरे पास 2 लड्डू है, ठीक, ले ले भाई, ले लिया। साथ साथ दोनों मित्र रहने लग गए। अब इस अमोनिया ने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, H पॉजिटिव को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक। तो हमारे पास इट विल वर्क एज बेस। सो अकॉर्डिंगली जिस चीज के ऊपर लोन पेयर होंगे सिर्फ वही ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे, ठीक। यानी कि ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे स्पीशीज कंटेनिंग लोन पेयर्स, तभी तो वो बेटे H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाएंगे ना। लोन पेयर होंगे तभी तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक। जैसे कि नमोनिया हैव लोन पेयर, जैसे कि बेटा अल्कोहल या ईथर हैव अ लोन पेयर,
जैसे कि फॉस्फीन हैव अ लोन पेयर, क्योंकि H पॉजिटिव भूखे नंगे को लेने के लिए भैया 2 लड्डू चाहिए, यानी लोन पेयर जरूरी चाहिए। समझ में आई? तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस हो गए विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, वो ब्रॉन्स्टेड बेस हो गए। उसके ऊपर लोन पेयर होना जरूरी है। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की बात करता हूं, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की बात करता हूं, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होगा, इसके अकॉर्डिंगली वो ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन होगा, एक चीज से दूसरी चीज तक प्रोटोन का ट्रांसफर। ठीक, वो ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन। ठीक, जैसे कि अमोनिया था, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर था, HCl था, उसके पास भूखा नंगा था, यानी H पॉजिटिव था। इसने H पॉजिटिव दिया, अमोनिया ने लिया, अमोनिया का बन गया NH4 1 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़े रहे, तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगी इसके अकॉर्डिंगली। यानी इसके अकॉर्डिंगली वाटर बनना जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रोटोन का ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, वो न्यूट्रलाइजेशन है। पर एक बात बताओ, पर एक बात बताओ, क्या जिंदगी में कभी ऐसा देखा NaOH प्लस H पॉजिटिव टेकिंग अस, गिविंग अस NaOH का होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव? एवर यू सीन दिस स्पीशीज? यू विल नेवर सी दिस, यू विल नेवर सी दिस, ये स्पीशीज नहीं होगी। अब ये जो है, ये आर्रेनियस बेस तो था, OH तो देता था, है ना? आर्रेनियस बेस कौन? जो OH देता है। ये आर्रेनियस बेस तो है, बट वेदर इट इज ब्रॉन्स्टेड बेस, यानी बेस की कहानी अलग अलग है। एसिड की कहानी भले ही सेम हो, पर बेस की कहानी अलग अलग है। तो कहने का मतलब, जैसी ये स्टेटमेंट लिखी थी वैसी एक स्टेटमेंट और, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड acids, but arrhenius bases are not Bronsted bases. Arrhenius bases are not Bronsted bases. यानी बेसिस की स्टोरी अलग है, बेसिस की स्टोरी अलग है, क्योंकि जो OH देता है वो जरूरी नहीं है कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ही ले, है ना जी? हेलो, जो OH देता है जरूरी नहीं है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। जैसे NaOH जो है वो OH देता है, लेकिन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है मेरे भाई, तो ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है, बट आर्रेनियस बेस है। ठीक, तो बेस की स्टोरी अलग अलग है, लेकिन एसिड आर्रेनियस वाले ब्रॉन्स्टेड हो सकते हैं, पर उल्टा नहीं हो सकता, ब्रॉन्स्टेड सारे आर्रेनियस नहीं हो सकते। ठीक है, वाटर में तो चलो ब्रॉन्स्टेड एसिड और आर्रेनियस एसिड एक जैसे हो गए, पर वाटर के बिना ब्रॉन्स्टेड एसिड तो हो सकते हैं, पर आर्रेनियस नहीं हो सकते हैं। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं? नाउ यहां पे हमें कुछ और चीजें पता चली, हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चला, जैसे कि हमारे पास है वाटर। अब वाटर H पॉजिटिव दे भी सकता है, वाटर H पॉजिटिव अगर देगा OH नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यानी इस रिएक्शन को अपन ऐसे ना लिख के, अगर ऐसे लिख दें कि इट गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, so this is giving H positive, isn't it? So can behave as Bronsted acid. BA यहां पे बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं है, क्या है? ब्रॉन्स्टेड एसिड, है ना भाई? और वहीं पर बेटे यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी तो है कि नहीं यार? ये तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी करेगा और H पॉजिटिव
एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव. So here it is behave as Bronsted base. ये बिग बॉस नहीं है, क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस. तो यहां वाटर ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, H पॉजिटिव दे भी सकता है, H पॉजिटिव ले भी सकता है. सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट HCO3 1 नेगेटिव. अब बेटे अगर ये 1 नेगेटिव है और इसके पास H है ना, अभी ये H पॉजिटिव दे सकता है ना, तो इसने H पॉजिटिव दे दिया और क्या बना दिया, CO3 2 नेगेटिव बना दिया, CO3 2 नेगेटिव बना दिया. समझ में आई बात. अब CO3 2 नेगेटिव बना दिया, ये तो क्लियर हो गया मेरे भाई. ठीक, यानी हियर इट इज अगेन बिहेविंग एज व्हाट, ब्रॉन्स्टेड एसिड, बिकॉज इट इज गिविंग प्रोटॉन. बट ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो H पॉजिटिव को वैसे ही अट्रैक्ट करेगा ही. पॉजिटिव नेगेटिव तो लैला मजनू फटाफट से चिपकेंगे ही. तो चिपकेंगे तो क्या बनाएंगे, H2CO3. So it can also behave as Bronsted base. So there are many species which can behave as Bronsted acid as well as base. इनको नाम दे दिया गया एम्फोटेरिक स्पीशीज. क्या नाम दिया गया, एम्फोटेरिक स्पीशीज. These are called as एम्फोटेरिक स्पीशीज. अब एम्फोटेरिक स्पीशीज जो होती है which can act as acid as well as base. Amphoteric which can act as acid as well as base. Amphoteric substance, amphoteric species which can behave as acid as well as base. और यहां हम प्रोटॉन के देने लेने की बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम एम्फीप्रोटिक भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज. बेटा एम्फी का मतलब होता है डुअल. जैसे एम्फीबियन पढ़ा होगा ना जिंदगी में कभी. कौन होते हैं एम्फीबियन, साइना मोयरा की तरफ हाथ कर रही है ना, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, एम्फीबियंस, है ना भाई. ठीक, तो कहने का मतलब ये है, एम्फी का मतलब डुअल. तो एम्फीप्रोटिक जो प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है. लेकिन एक बात, कान बड़े बड़े करो, सुनो. एम्फीप्रोटिक तो एम्फोटेरिक होगा ही होगा. एम्फीप्रोटिक जो प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है ना बेटा. तो वो एम्फोटेरिक तो है ही है. कैन बिहेव एज एसिड, कैन बिहेव एज बेस. पर सारे एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक नहीं होते. क्योंकि अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट से बाहर चले जाओ, कोई और तरह का एसिड बेस देखो, तो हो सकता है कोई स्पीशीज एसिड भी बिहेव करे, बेस भी बिहेव करे, पर प्रोटॉन ना दे ले. तो एम्फोटेरिक तो है पर एम्फीप्रोटिक नहीं है. एम्फीप्रोटिक जो प्रोटॉन देता भी है, प्रोटॉन लेता भी है. और एम्फोटेरिक जो एसिड भी है, बेस भी है. यानी एक बड़ी टर्म है, एम्फोटेरिक इज अ बिगर टर्म. इसमें तरह तरह के एसिड, तरह तरह के बेस आ जाएंगे. जबकि एम्फीप्रोटिक इज अ छोटा टर्म, इसमें सिर्फ ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस आएंगे. बोलो क्लियर यार. अभी हमने एक बात डिस्कस की थी. ठीक, जैसे कि हम ले लेते, भैया ने बोला एग्जाम्पल बता दो, भैया को एग्जाम्पल बताएंगे अपन. अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है. अब अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड H पॉजिटिव देता भी, H पॉजिटिव लेता भी है. ठीक, बेसिकली OH ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है. ठीक, बेसिकली ये एम्फोटेरिक है, बट एम्फीप्रोटिक नहीं है. एम्फीप्रोटिक नहीं है. क्लियर. ये एसिड भी बिहेव करता है, बेस भी बिहेव करता है, पर प्रोटॉन देता लेता नहीं है. दोनों चीजें नहीं करता. ये ऐसा नहीं करता कि H पॉजिटिव दे दे, H पॉजिटिव नहीं देगा ये. इट विल नॉट गिव H पॉजिटिव. OH नेगेटिव तो देगा,
H पॉजिटिव नहीं देगा, पर एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो ये एम्फोटेरिक तो है बट एम्फीप्रोटिक नहीं है बच्चे। एम्फीप्रोटिक टर्म है सिर्फ किसके लिए? जो H पॉजिटिव देता है, H पॉजिटिव लेता है, सिर्फ ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस तक। दुनिया भी बहुत बड़ी है, ठीक, आपको 10 कंसेप्ट बताए हैं भाई। तो कई चीजें ऐसी होंगी जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगी, पर वो प्रोटॉन देंगी लेंगी नहीं, H पॉजिटिव नहीं देंगी, H पॉजिटिव नहीं लेंगी। ठीक, थोड़ा सा रुक जाओ, आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके। पर बोलो एम्फोटेरिक सब्सटेंस समझ में आए कि नहीं? तो यहां से एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, इसका हमें पता चला, बहुत मजा आया कि ऐसी भी कोई स्पीशीज होती है जो एसिड भी बिहेव करती है और बेस भी अपॉर्चुनिस्टिक है ना भाई, जैसा टाइम आया वैसा बिहेव कर दिया। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई। ठीक, नाउ एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक तो चलो हो गया। अब इससे थोड़ी आगे चलते मेरे दोस्तों, इसने हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में दी ब्रॉन्स्टेड ने, वो था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी थी वो था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यानी CABP, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, CABP। ठीक, अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं बेटा? एसिड एंड बेसिस फॉर्म्ड फ्रॉम ईच अदर बाय प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बोला? एसिड एंड बेसिस formed from each other by proton transfer. Acid and bases formed from each other by proton transfer. प्रोटॉन की ट्रांसफर से जो एक दूसरे से बनते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते। प्लीज सी हियर। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास एक HCl है। HCl प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव दे सकता है कि नहीं? सो दिस इज एन एसिड, ये एक एसिड है। अब जब इसने H पॉजिटिव दिया तो Cl नेगेटिव बनाया। क्या Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके वापस ये बन सकता है कि नहीं? तो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? सो नाउ इट इज अ बेस, इससे बना। तो Cl नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, क्योंकि H पॉजिटिव देने से बना है। सर नहीं समझ में आया। मान लो मेरे पास है CH3COOH। बेटे H पॉजिटिव देगा कि H पॉजिटिव लेगा? ऑब्वियसली देगा। तो ये एसिड है, और एसिड होने के बाद इसने H पॉजिटिव दिया और हमारे पास बना दिया CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव इज गिवन। H पॉजिटिव देने के बाद ये क्या बना? बेस। जब कोई H पॉजिटिव दे देता है तो क्या बना देता है? बेस। ये बना इसका कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से मेरे पास मान लो है नमोनिया यानी अमोनिया। ठीक, अमोनिया के ऊपर 2 लड्डू, लोन पेयर यानी लड्डू देख के H पॉजिटिव के मुंह में आया पानी, लड्डू खाने के लिए इसके ऊपर टूट पड़ा, अमोनियम बन गया। अब यहां इसने H पॉजिटिव एक्सेप्टा है। एक्सेप्ट करने वाला कैसा होता है? बेस। और एक्सेप्ट करने के बाद जब ये बना तो अभी H पॉजिटिव दे सकता है। सो दिस कैन वर्क एज एसिड।
ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है जी, क्लियर? यानी एक बहुत सिंपल बात बताओ ना बेटा, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट, A for accept, A for acid, which accepts a proton becomes into acid, changes into acid, है ना? A for acid, A for accept. प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गया? एसिड बन गया। तो प्रोटोन देने के बाद क्या बना? बेस बना, है ना बेटा? जैसे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास था टमाटर यानी वाटर। अब मुझसे पूछा कि वाटर का कॉन्जुगेट बेस बताओ। क्या बोला? वाटर का कॉन्जुगेट बेस बताओ। कॉन्जुगेट बेस कब बनता है? H पॉजिटिव दे के, है ना? तो भैया इसने H पॉजिटिव दिया और दे के क्या बनाया? H पॉजिटिव देने के बाद OH नेगेटिव, तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। H पॉजिटिव दिया था, H पॉजिटिव देने वाला एसिड था, तो एक कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर हो गया। कल को मेरे को बोला कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर बताओ, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट। तो भैया एक्सेप्ट करो प्रोटोन को, प्रोटोन को एक्सेप्टा और क्या बनाया? H3O पॉजिटिव। तो ये वाटर का कॉन्जुगेट एसिड हो गया। यानी जब प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एसिड में टर्न हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। प्रोटोन को दे देते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास है HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, है ना जी? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो, कैसे बनाओगे? बोला बेस कैसे बनाते हैं? प्रोटोन दे देते हैं, तो प्रोटोन दे दोगे क्या बनाओगे? SO4 2 नेगेटिव और बाहर क्या जाएगा? प्रोटोन। तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। बोलो समझ में आया यार? और अगर इसी बीमारी का कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो हम H पॉजिटिव को एक्सेप्टेंगे, एक्सेप्ट करके क्या बना देंगे? H2SO4 बनाएंगे। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये जो दो पेयर होते हैं एसिड और बेस के, जो एक दूसरे से बनते हैं बाय प्रोटोन ट्रांसफर, उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। जैसे एक पेयर ये है, इसमें ये एसिड और ये बेस है, और दूसरा पेयर ये है, इसमें ये एसिड है ये बेस है ना? ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस बताए थे ना मैंने, ये वैसे है। पर जरूरी नहीं भी हर चीज में H पॉजिटिव दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है, जरूरी नहीं है ना। ये तो एम्फोटेरिक के लिए है। अदरवाइज जो सिर्फ एसिड होंगे, जैसे HCl है, और वो प्रोटोन लेता थोड़ी है। कभी H2Cl1 पॉजिटिव देखा? सो दैट कैन ओनली बिहेव एज एसिड, कैन नॉट बिहेव एज बेस। पर आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालने आए कि नहीं? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, बोले जी रिएक्शन है CH3 COOH वाटर गिविंग अ CH3 COO नेगेटिव H3O पॉजिटिव। अब बोला इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताओ कौन कौन से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है? सी, इसने H दिया है ना भाई, और H देने वाला एसिड, और H दे के बना क्या है भाई? क्या बनेगा H देने के बाद? कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक, तो पहला पेयर तो हमारे पास कौन सा आ गया? पहला पेयर आ गया CH3 COOH एंड CH3 COO नेगेटिव। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं।
और यहां पे दूसरी बात क्या हुई, एक वाटर था, वाटर ने H पॉजिटिव लिया है, ठीक, लिया है, तो ये कैसे था, बेस था, लेने के बाद क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो जो दूसरा पेयर है वो हमारे पास वाटर और उसका टमाटर यानी H3O पॉजिटिव, एक पेयर ये हो गया। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कहलाते हैं। अभी फटाफट से मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चे बता दें, समझ तो नहीं आ गया, आ गया यार। अब एक और बात, अगली बात यह है बेटा, a weak acid have a strong conjugate base and a strong acid have a weak conjugate base. Strong का conjugate weak, weak का conjugate strong, ठीक। तो a strong acid have a weak conjugate base and a weak acid have a strong conjugate base, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो मेरे पास है HCl, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब ये फूटेगा और Cl में टूटेगा तो Cl इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये वीक बेस होगा यार, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था तो उसका बेस वीक होएगा। ऐसे प्यारे बच्चों मेरे पास था CH3COOH, this is the weak acid, organic acids are weak acids, so this is a weak acid। अब weak acid जब टूटेगा क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो weak acid का बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, so this will be strong base, वीक एसिड का बेस स्ट्रॉन्ग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, +2 में भूत बन के आपके सर पे नाचेगा ये, सच बता रहा हूं, सारी ऑर्गेनिक इसके ऊपर आएगी। ऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएक्शन इसी पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड होंगे, ठीक। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं यार, आपको बोला कि मेरे पास है Cl नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है। अब हमारा न जाने खुदा भी करना कैसे है ना भाई, तो हमारे लिए सौखा ही बहुत है, हम इसके एसिड बना लेंगे। अब एसिड कैसे बनाते हो जस्ट जी, प्रोटॉन एक्सेप्ट, यानी कि इसमें इसका एसिड बनाया HCl, H ऐड ना सिर्फ, इसमें H ऐडेंगे तो क्या बनेगा, ये इसका एसिड बनेगा, इसमें H ऐड करेंगे वाटर, इसमें H ऐड करेंगे गंदी गंदी चीज अल्कोहल, ठीक। अब इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, HCl सबसे स्ट्रॉन्गर, एसिडिक एसिड उससे वीकर, वाटर उससे भी वीक और गंदी चीज उससे भी वीक, है ना भाई। तो अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ है तो बेसिक स्ट्रेंथ उससे पुठी, है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, देयरफॉर ऑर्डर
ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, therefore order of basic strength क्या आ जाएगा? Cl negative weaker than CH3COO negative which is weaker than OH negative which is weaker than OR negative. सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ही हो गया भाई, मैं बता रहा हूं, ये ध्यान से समझ लो बात. स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन्स अ वीक बेस एंड वीक एसिड कंटेन्स अ. एक ही बात तो ब्रॉन्स्टेड ने पते की बताई हमारे को, एक जो आगे हमारे काम आई. बोलो यहां तक क्लियर? अच्छे से क्लियर बच्चों? इसके ऊपर और भी बहुत प्रकाश डालना बाकी है, लेकिन उससे पहले काफी सारी माचिस जलानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी समझनी पड़ेंगी ना, है ना. कौन कैसा किस तरह का वीक है, कहाँ स्ट्रांग है. अगर वीक एसिड नहीं पता होंगे तो उसका स्ट्रांग बेस का स्वाद बताओगे? तो पहले एसिड की स्ट्रेंथ पता होगी तभी करेंगे ना, वो तो फिर कंसेप्ट हो जाए तभी तो बता पाऊंगा कि कहाँ पे देखते कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है. अब मैं तुमसे बोल लूं HCl HI HF में ज्यादा स्ट्रांग कौन है, तो हमारा लक्खर नहीं पता हमारे को. तो बेटा वो आफ्टर द कंसेप्ट्स हम स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाएंगे, कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन ज्यादा वीक होता है, कैसे देखा जाता है, फिर अपने आप बेस अपने आप आएंगे. पर यह जरूर समझना जरूरी है, स्ट्रॉन्गर एसिड कंटेन्स अ वीक बेस एंड अ वीक एसिड कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग के अंदर वीक, वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग. समझ में आई? क्या ये बिहेव करेगा बेस की तरह? मैंने पहले ही बोला सारी चीजें एम्फोटेरिक थोड़ी होती है यार, है ना. अब तो HCl का कॉन्जुगेट बेस ढूंढेगा तो मिलेगा. अब HCl का कॉन्जुगेट एसिड कहां से मिल जाएगा? इट नेवर बिहेव्स एज बेस, तो कैसे बन जाएगा? ठीक, क्लियर? तो बोलो बेटा ये समझ में आ गया? हालांकि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट ने हमारा काफी दिमाग खाया, काफी कुछ हमें बताया, लेकिन स्टिल सफर्स अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस. तो अब इसके लिमिटेशंस भी देख ही लेते लगे हाथों. लिमिटेशंस देखो भाई, लिमिटेशन नंबर 1 जो सबसे बड़ी है, इसने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस को बेस मानना इनकार कर दिया. दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है सीजियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड कभी प्रोटॉन लेते नहीं, है ना. हाइड्रोक्साइड कभी प्रोटॉन लेते नहीं, इसके हिसाब से वो बेस होते नहीं. ठीक, यानी पहली बात, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट बेसिस, जबकि वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. whereas they are strong bases. And he could not explain the basic character of hydroxide, है ना. मतलब ये है he could not explain the basic character of hydroxides. हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है. ठीक, यानी इसके अकॉर्डिंगली NaOH क्या है बोलता पता नहीं, आरएनएस से पूछो, है ना जी. इससे पूछते KOH क्या है पता नहीं, आरएनएस से पूछो. कहने का मतलब इसने हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं किया है, और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ही हाइड्रोक्साइड है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया. ठीक, अगली बात, देयर आर मेनी एसिड्स व्हिच कैन नॉट गिव प्रोटॉन. जिसपे H है ही नहीं, H देगा कहां से? ठीक, तो मेनी एसिड्स कैन नॉट give H positive like carbon dioxide, like sulfur dioxide, Cl positive, F positive. कहां से लाए? H positive है ही नहीं, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर कौन एक्सप्लेन करेगा? बोला मेरे से मत पूछो. ठीक, यानी इसकी भी लिमिटेशन है. कई सारे एसिड एक्सप्लेन नहीं होते, कई सारे बेस नहीं एक्सप्लेन होते. पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा एक बताओ,
क्या प्रोटॉन कभी दिया लिया भी जाता है? क्या न्यूक्लियस से कभी प्रोटॉन निकलता भी है? सो प्रोटॉन ट्रांसफर इज एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. इट कैन नॉट हैपन एनी टाइम. अरे न्यूक्लियस से कभी प्रोटॉन जाता थोड़ी है. ठीक. एक्सपेरिमेंटली एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल. एक्सपेरिमेंटली exchange of proton is not possible. एक्सपेरिमेंटली एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन पॉसिबल ही नहीं मेरे दोस्तों. तो जब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, ये करता कैसे? बोलता जब मैं तो गलती से H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल बैठा. मछली जल की हैरानी. ठीक, पेपर में पीना पड़ेगा पानी, फिर याद आएगी मेरी कहानी, या फिर याद आएगी नानी. तो एनी हाउ लिमिटेशन समझ में आई. सो लिमिटेशन कई सारे हाइड्रोक्साइड ये एक्सप्लेन नहीं करता. ठीक, कई सारे एसिड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता. प्रोटॉन का कंसेप्ट ही एब्सर्ड है. चलो उसको ये मान ले कि इसने H पॉजिटिव को गलती से प्रोटॉन बोल दिया था, बट H पॉजिटिव कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती नहीं H पॉजिटिव की. ठीक, H पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. है ना जी. अभी तो हमने पढ़ा H पॉजिटिव को कल डर लगता है, ये H3O पॉजिटिव बना के रहता है या H9O41 पॉजिटिव बना के रहता है ना भाई. तो ये तो H पॉजिटिव देना लेना की बात कर रहा है, उसकी एक्चुअली एग्जिस्टेंस ही नहीं है. इसलिए इस कंसेप्ट में बहुत सारे लूप होल्स रह गए. क्लियर हो गई बात? बट इसने कुछ एक चीजें बड़ी बढ़िया बताई हमारे को, जैसे CABP कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया. ठीक, एक आधी चीज इसने और भी बता दी हमारे को. ठीक, लेकिन अभी कंसेप्ट अधूरा था. तो इसके बाद हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया जिसको हमने बोला लुईस कंसेप्ट. लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. ठीक, मेरे कई फाजिल दोस्त जो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, कई बार मेरा मजाक उड़ाते हैं. मेरे को बोलते केमिस्ट्री का क्या है, पहले बोलते हैं एक ये थ्योरी है, फिर बोलते हैं गलत है, फिर बोलते भाई दोबारा नई थ्योरी दे देते हैं, फिर बोलते ये भी गलत है, फिर अगली थ्योरी दे देते हैं. तो मैं उनका जवाब सिर्फ ये देता हूं, क्या आज भी खाल के कपड़े पहन के बैठे हो हैं? क्या आज भी तुम आदिम आदमी नंगे हो? नहीं ना. टाइम के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट आती है, हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं ना, है ना. शरीर को ढकने के लिए तो खाल भी बहुत थी, ये सुंदर सुंदर कपड़े क्यों? है ना भाई. वही पत्तों का ठीक था यार. सोचो आज अगर हम वैसी होते, हाँ जी, पत्तों में बैठे होते तुम भी, मैं भी पत्तों में बढ़ा रहा होता, कितना मजेदार क्लास लगता ना. और वो भी इस बोर्ड पे, है ना. थोड़ा सा इमेजिन करो. सो कहने का मतलब क्या है कि एडवांसमेंट जब होती है ना, तो पुरानी थ्योरी से हम अच्छा बना लेते हैं, हम अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, है ना. मैं उनको यही जवाब देता हूं, मैं कभी ये नहीं बोलता कि सपोज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि वो जगह कहीं मिलनी नहीं है. ठीक, मैं बोलता हूं भैया इसमें सुधार कर लो, तो हम सुधार करते चले जाते हैं. इसीलिए केमिस्ट्री वाले इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक. सो एनी हाउ लुईस कंसेप्ट एक और वृद्धि हमारे नॉलेज में यह है कि हम लोग जहां जो लगा वहां लगा लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं. हमने ऐसा नहीं भी आर्हेनियस कंसेप्ट को कहीं छोड़ दिया, नहीं छोड़ा. जहां वो लग सकता वहां वो लगा लेंगे, जहां वो नहीं लग सकता, ब्रॉन्स्टेड लग सकता है, वहां वो लगा लेंगे, जहां वो नहीं लगेगा तो लुईस लगा लेंगे. कुछ तो कर ही लेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देंगे, है ना. तो उसी तरह से लुईस कंसेप्ट. अब लुईस कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? लुईस कंसेप्ट कहता है कि एसिड जो है, लुईस के समय में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए. अब भाई को पता था प्रोटॉन तो दिया नहीं जा सकता, देन लेन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है ना.
और मजे की बात, no one has ever seen electron till date. You know that? Yes, सारी केमिस्ट्री हमने किस पे पढ़ ली? इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना? एंड नो वन हैज एवर सीन इलेक्ट्रॉन टिल डेट. अगर आज तुम मेरे से बदला चुकाना चाहते हो ना, तो प्रूव कर दो कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? वो पंचकुला के चौक पे खड़ा मिलूंगा कटोरे के साथ, है ना भाई? कटोरे के साथ. क्यों? केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री खत्म, मेरी रोजी रोटी खत्म. और अगले चौक पे सिद्धार्थ सर भी होंगे, क्योंकि फिजिक्स भी खत्म हो जाएगी, है ना भाई? तो फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से भाई. ठीक, इलेक्ट्रॉन खत्म, सब कुछ खत्म. सिर्फ बायोलॉजी वालों का काम रहेगा या मैथ वालों का काम रह जाएगा. दे आर सेफ एंड साउंड, है ना? चलिए, एनी हाउ, ऐसा करना मत यार. सो एसिड, लुईस एसिड. मोयरा का तो अभी सही आंखों में खून दिखाई दे रहा है. तो करके रहूंगे, ये तो करके रहूंगे. सो एनी हाउ, फिलहाल जब के लिए एसिड्स. बेटा ये कहता, लुईस कहता है एसिड क्या होते हैं? एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. पहली बात, इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं लेंगे, है ना? सिंगल इज रेडी टू मिंगल, बहुत पंगा खड़ा करेगा, है ना? सिंगल स्टेबल नहीं होएगा भाई, शरारते करेगा. इससे बढ़िया कि अगर पेयर में आ जाए, ठीक है, अपने मस्त है. ठीक, तो कहने का मतलब क्या? पेयर लेना है. यहां पेयर की एक्सेप्शन की बात होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं. ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. सो एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं. और बोलता जो बेस होते हैं ना, बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. बात समझ में आई? अब कितनी चीजें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती, कितनी चीजें इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती, ये भी तो देखना पड़ेगा. ये तो एक बड़ी डेफिनेशन हो गई भाई, है ना? तो देखो बेटा, अब हम टाइप्स ऑफ लुईस एसिड को पहले पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ लुईस एसिड. देखो बेटा, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड में पहला, any positively charged species, any positively charged species which can accept a pair of electrons, any positively charged species which can accept a pair of electrons, like H positive, like Cl positive, like CH3 positive. कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते लुईस एसिड होगा. समझ में आई बात? यानी इसने कटायंस के एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया. पर जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर पॉजिटिव चार्ज लुईस एसिड नहीं होता. जैसे Na1 पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव स्पीशीज बट नेवर अ लुईस एसिड. नेवर लुईस एसिड. क्यों? बेटा पेयर एक्सेप्ट करना है, कल्ला इलेक्ट्रॉन नहीं. और अगर इसने पेयर ले लिया तो Na1 नेगेटिव बन जाएगा. क्या मेटल कभी नेगेटिव होता है? ये पॉसिबल ही नहीं है. तो ये पॉजिटिव होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लुईस एसिड नहीं है. तो हर पॉजिटिव चार्ज लुईस एसिड नहीं होता. ऐसे ही अमोनियम आयन NH41 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले कहां? ऑर्बिटल ही खाली नहीं है, है ना भाई? घर से दूध लेने चले गए, ना हाथ में थैला ना डोलू, दूध किस में लेके आएंगे? मुंह में, है भाई? तो ऑब्वियसली कहने का मतलब ये है, इसमें कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं. कैसे बेटे? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p3. सर 1s2 लिखना भूल गए, मैं सिर्फ वैलेंस लिखी है. अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पे ये 3 इलेक्ट्रॉन थे. क्या 2d एग्जिस्ट करता है? 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. अब एक H ने यहां बॉन्ड बनाया, एक H ने यहां बॉन्ड बनाया, एक H ने यहां बॉन्ड बनाया, एक भूखे नंगे ने यहां बॉन्ड बनाया.
H पॉजिटिव। अब ये है तो पॉजिटिव है, पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह कहां है? Is there any empty orbital? No, sir. So this will be a positive species, but is not a Lewis acid. Similarly, H3O positive, इसमें ऑक्सीजन के पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं भाई, कैसे ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स? तो यानी जैसे हर पॉजिटिव भी मोयरा, बस यार बेटा, ठीक, इससे पहले कि मैं बुरी वाली बेइज्जती कर दूं, ठीक, छोटी बेइज्जती से मान जाओ, है ना? नहीं तो फिर तो पूरी तरह तुल जाएगी। आज तो इलेक्ट्रॉन में डिस्कवर करके रहूंगी कि नहीं होता है ना, वो मैं चाहता नहीं ना बेटा। तो पहली बात, एनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लुईस एसिड। पॉजिटिवली चार्ज होना इनफ नहीं है, पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता भी होना चाहिए, उसके ऑर्बिटल भी खाली होने चाहिए, ठीक, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह भी होनी चाहिए, ठीक, और वो मेटल होके नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्लियर? दूसरी बात, न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट। नो, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोवैलेंट? जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, है ना? जैसे BCl3, अब पी ब्लॉक का याद आएगा कि BCl3 इज अ लुईस एसिड, और ये बोला कि BF3 इज अ वीकर लुईस एसिड देन दैट ऑफ BBr3 एंड Bi3। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आना है पेपर में 10,000 टाइम, हर साल आता है, हर बार आएगा, आता चला जाएगा, ठीक। तो बेटे जैसे कि एग्जाम्पल हो गया BF3, एग्जाम्पल हो गया BCl3, एग्जाम्पल हो गया AlCl3, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के साथ अगर 3 X लगा देते हैं तो भैया बोरोन के आसपास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा ना यार, सो लुईस एसिड बनेगा ना ये, है ना? तो ये लुईस एसिड हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, species in which two different elements are joined by multiple bonds. Species in which two different elements are joined by multiple bonds. For example, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हैं कि नहीं, है ना जी? ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हैं कि नहीं? तो ऐसे कोई भी स्पीशीज जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट, सेम नहीं, दो डिफरेंट एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, तो ऑब्वियसली वो लुईस एसिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, इसको तोड़ के सिग्मा बनाना, सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और डिफरेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर डिफरेंट होगा तभी इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से, तभी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट क्यों होंगे भाई? समझ में आई? अब बॉन्ड तो इसमें भी 3 थे, पर कहीं पॉजिटिव चार्ज ही नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन क्यों इसको देखेंगे भाई? समझ में आई? और जब इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, बेचारा क्या लेगा? समझ में आई मेरी बात? तो दो डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का क्या होता है, डिफरेंस। उससे एक के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को सीटियां मारता है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अपना पाई बॉन्ड तोड़ के सिग्मा बना लेता है, ज्यादा स्टेबल वाला। समझ में आई? तो ऐसी स्पीशीज जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ती है, वो लुईस एसिड कहलाता है। चौथा, स्पीशीज कंटेनिंग वेकेंट d ऑर्बिटल्स। स्पीशीज containing vacant d orbitals, ऐसी स्पीशीज जिसमें वेकेंट d orbitals होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल PCl5, फॉर एग्जाम्पल SF6, ETC। ठीक, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो PCl5 कैसे लुईस एसिड है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये था फास्फोरस, फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 होती है ना भाई, इतनी होती है ना। अरे मैंने तो रट्टा मारा हूं, मान लो मेरी बात। ठीक, तो यहां पे ये S है और यहां पे ये P है और उसके आगे ये 3D एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? 3D तो करता है यार। तो ये 3s, ये 3p, ये 3d, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे। अब जब फास्फोरस होगा खुश, एक्साइटेड, तो उसका इलेक्ट्रॉन यहां है ना जी। तो एक्साइटेड फास्फोरस जो होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां और फिर एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, है ना जी। एक क्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया, एक ने यहां बनाया, एक ने यहां बनाया, एक ने यहां बनाया, एक ने यहां बनाया, PCl5 बन गया। पर क्या डी ऑर्बिटल खाली है बच्चों? सर So you're not audible. सो बेटे लुईस एसिड्स 4 तरह के हो गए बच्चों। एक तो हो गया any negatively charged species which can accept a pair of electron, neutral but hypovalent species which contains 2 different elements joined by the multiple bonds, and species containing vacant d orbitals, so they exist as लुईस एसिड्स। तो 4 तरह के लुईस एसिड और भी हो सकते हैं मैंने कहा, लेकिन अभी औकात हमारी इतनी है, इतनी समझ सकते हैं अभी हम। ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेटर ऑन आती है ना बेटा, तो धीरे धीरे कई चीजें समझ में लेट आती है। यहां पे ज्यादा खिला दूंगा उल्टियां आएंगी, क्या फायदा। ठीक, अब लुईस बेस की बात करते हैं। लुईस बेस पहली तरह के एनी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, एनी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वो लुईस बेस होती है। जैसे कि H नेगेटिव, जैसे कि Cl नेगेटिव, जैसे कि CH3 नेगेटिव।
Any negatively charged species is a लुईस बेस। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बट हर नेगेटिव चार्ज वाला लुईस बेस होता है। इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब ही बेटा लोन पेयर है। जहां नेगेटिव है ना, वहां पे 2 लड्डू जरूर पड़े हैं, दिखे ना दिखे, नेगेटिव को उठाओगे नीचे दिखाई देंगे, है ना, होंगे जरूर। समझ रहे मेरी बात? यानी यहां लोन पेयर 101% होगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर देना, तो लोन पेयर है ना भाई। डोनेट क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ना, है ना। नेगेटिव थोड़ी डोनेट करना है, क्या देना है? इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन गिव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सो लुईस बेस। दूसरे न्यूट्रल, नो नॉट एट ऑल, यही सुनना चाहता था मैं। हाइपरवैलेंट नहीं बोलोगे, क्योंकि PCl5 हाइपरवैलेंट था, बट वो लुईस बेस नहीं था। हाइपरवैलेंट नहीं बोलोगे, बोलोगे न्यूट्रल बट हैविंग at least one lone pair, at least one lone pair, कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए। न्यूट्रल हो पर लोन पेयर तो हो, वो दे तो सके हम, जैसे कि NH3। ठीक, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना भाई, दिए जा सकते हैं, जैसे कि ईथर। ठीक, जैसे यहां तक कि वाटर, जैसे कि अमीन्स। ठीक, न्यूट्रल बट हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। हाइपरवैलेंट क्यों नहीं? जैसे PCl5 हाइपरवैलेंट होता है, पर इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी भी है, देने तो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो लोन पेयर पड़े होंगे। समझ में आई? तो ये 2 तरह के लुईस बेस हैं, 4 तरह के एसिड, 2 तरह के बेस। और देखो लुईस ने लगभग सब कुछ घेर लिया, है ना, लगभग सारी बातें क्लियर की इसने। इसने कटायन का नेचर भी बताया, इसने ऑक्साइड्स का नेचर भी बताया, इसने हाइपोवैलेंट का नेचर भी बताया, इवन उससे भी आगे चला गया, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले भी बता दिए। ठीक, और यहां पे इसने हाइड्रोक्साइड में लोन पेयर तो होता ही है ना, इसने भी बहुत सारी चीजें बता दी हमारे को। तो लुईस कंसेप्ट वाज अ वेरी बिग कंसेप्ट। ज्यादातर हम इसको यूज कर लेते हैं बेटा, पर बात यह है कि जब जिसकी जरूरत पड़े वही यूज कर लेंगे। बी अपॉर्चुनिस्टिक, है ना, जहां जिस चीज की जरूरत है वही यूज कर लेंगे। आज की कहानी यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक, अगली कहानी कल शाम को, कल मैं क्लास नहीं ले पाया, एनी हाउ जाना नहीं, भागना नहीं, अभी आपके असाइनमेंट डिस्कशन है।